नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जोन में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग आदिकाल के प्रकरण 1 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के 4 प्रकरण हैं। प्रकरण 1 यानी सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देशभाषा काव्य और प्रकरण 4 फुटकर रचनाएं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन का, तो जिसने अभी वो वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा। और दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे, यानी पूरा अगर हम पूरी एक एक अक्षर सा पूरी बुक को कवर करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग सिर्फ उन चीज़ों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले आदिकाल प्रकरण 1, यानी इसका प्रकरण 1 का नाम क्या है? सामान्य परिचय। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ये शुक्ल जी का कथन है, कई बार पूछा गया है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। तो ये गाथा या गाहा, इससे प्राकृत का बोध होता था, और उसी तरीके से दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब से लगता है अपभ्रंश की रचना का पता? विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और उसके अलावा सबसे पुराना पता कहाँ मिलता है? तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय मानते हैं। और कहाँ से कहाँ तक? अर्थात महाराज राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि इस आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया है, क्योंकि यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा गया है। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री में जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृताभास यानी प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं, यह उस समय के कवियों की भाषा है। यानी शुरुआत में ये लोक भाषा नहीं थी, यानी कि जनता की भाषा नहीं थी, ये उस समय की कवियों की भाषा थी। और बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। यानी कवि और चारण जिस अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कर रहे थे, बिल्कुल उसी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे, 100 वर्ष पहले से जो परंपरा चली आती थी उसके शब्दों का उपयोग कर रहे थे। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि, संभवतः सारंगधर, हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलिए वीर हम्मीर पाभर मेड़ कंपई
दिगमग ड़य अंधार धूल सुररय आच्छाई। यानी इसका मतलब लगभग यही होगा कि जब वीर हमीर चलते थे तो पूरी धरती कांपने लगती थी, यानी ये उनकी वीरता का ऐसा वर्णन हो रहा है। दूसरी ओर मियाँ खुसरो दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिजावी भाषा दुहनी लग गई दुज्जन हंसा। यहाँ पे शुक्ल जी पहले यहाँ पे तो ये दिखा रहे हैं कि पहले सारंगधर किस तरीके से किस अपभ्रंश का प्रयोग कर रहे थे और उसी समय पे खुसरो किस किस हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा, ये भाषा और इसमें क्या अंतर है। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास, ये प्राकृताभास हिंदी है, इसका अर्थ है बाल चंद्रमा और विद्यापति की भाषा दोनों ही दुर्जनों के उपहास के परे हैं। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। ये कबीरदास जी उसी समय पे लगभग जब विद्यापति अपना मैथिली में लिख रहे थे उसी समय दोनों लोग लगभग समकालीन हैं। तो अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि पानी में आग लग गई है और उसका कीचड़ संपूर्णतः जल गया है, अर्थात अवचेतन मन में जो भी कीचड़ था या जो भी दूषित संस्कार थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। और इसे देखकर पंडित यानी कि जो पोथी के ज्ञान तक सीमित हैं वो सारे पंडित बार बार विचार कर रहे हैं और लेकिन इसका मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पहली पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। यानी विद्यापति हैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपहो अभट्ठा। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश यानी देसी भाषा का मिला हुआ यानी मिश्रित मैं कहता हूँ। ये विद्यापति बता रहे हैं कि लोगों को देसी भाषा ज़्यादा पसंद है, उनको ज़्यादा मीठी लगती है, तो मैं अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का उपयोग करता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को ही देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे ये पहला प्रकरण खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रकरण 2 के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी दूसरी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।